Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. एक और बड़ी खबर बता दूं, जहां रूस ने यूक्रेन के T-72 एवी टैंक को तबाह किया है और तस्वीर आपके सामने होगी। डीपीआर में जबरदस्त हमले रूस की तरफ से किए जा रहे हैं। तमिल सर, आपने शुरुआत में सज्जनहार सर को सुना, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर डिकोड करते हुए यह बताई है कि असल मंशा अमेरिका की है चीन को टारगेट करना। चीन की इस युद्ध में भूमिका और चीन का यह सहयोग क्या आने वाले वक्त में उसको हावी होगा, भारी पड़ेगा? बहुत ही हावी होगा। उसका कारण यह है कि अगर पुतिन की हार होती है तो वो शी जिनपिंग की हार है। ओके। अब शी जिनपिंग पुतिन, क्योंकि शी जिनपिंग की मंशा क्या है, ताइवान को कैप्चर करना। अगर तो वो रशिया चाइना का जो कॉम्बिनेशन है और ईरान को साथ में लेके, नॉर्थ कोरिया को साथ में लेके एक फोर्स बनाना चाहती है। चाहे इंडिया उसके विरोध क्यों ना करती हो, लेकिन एक फोर्स बनाना चाहती है। तो वो फोर्स कमज़ोर होता नज़र आ रहा है वेस्टर्न अलाइज के सामने, क्योंकि सारे लोग अगर यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं और रशिया अगर कमज़ोर हो रही है तो तीन चीज़ें हो रही है। एक तो पॉलिटिकली पुतिन कमज़ोर हो रहा है, दूसरा रशिया का दिया हुआ टेक्नोलॉजी एक्सपोज हो रहा है। सर, एक बड़ी बात यहाँ समीर सर ने कह दी है कि वेस्टर्न का ये सपोर्ट इसे कमजोर कर रहा है। समीर, बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर भी अपने दर्शकों को बता दें। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर फैब 500 बमों से हमला हुआ है। रूसी एयरफोर्स ने गिराए फैब 500 बम। ये एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से एयरबेसेस को निशाना बनाया गया था रूस के, उसका बदला तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। निनाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिटेन का रुख क्या है? ब्रिटेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल दी। ब्रिटेन लगातार इस जंग को इग्नाइट करने की कोशिश कर रहा है। ब्रिटेन चाहता क्या है? देखिए, ब्रिटेन जो चाहता है वो है कि उनका साम्राज्य कब का मिट्टी में मिल गया है। हाँ। पर उनको भव्यता का बहुत शौक है और भव्यता उनको मिल नहीं रही है। देखिए, ब्रिटेन एक तरह से हास्यास्पद रोल में है इस वॉर में। बहुत बुरी तरह से वो इन्वॉल्व है। 15 ब्रिटिश सिटीजन भी मरे हैं इस वॉर में यूक्रेन की तरफ से लड़ते हुए। हाँ। पर ब्रिटेन को ना कोई स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिला है, ना उनको कोई भव्यता मिली है। उनके सिर्फ पैसे खर्च हुए हैं, उनके वेपन्स बिके हैं ये। और अब जैसे अभी तक, आज तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका के अगेंस्ट ब्रिटेन कभी नहीं गया, क्योंकि कोई फॉरेन पॉलिसी होती ही नहीं है। पर अब जैसे अमेरिका का रुख बदल रहा है, ब्रिटेन को एक चॉइस करना होगा कि क्या उनकी औकात है कि अमेरिका के अगेंस्ट वो पहली बार पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 यूक्रेन का साथ देते रहे। मुझे लगता है कि अब ब्रिटेन के पास बड़े टफ चॉइसेस हैं और काफ़ी हैरानी की बात यह है कि उनको कोई स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इस वॉर से जो उन्हें लग रहा था। आप कह रहे हैं ब्रिटेन को कोई स्ट्रेटेजिक एडवांटेज नहीं है, उसके बावजूद भी ब्रिटेन न सिर्फ इस जंग में टिका हुआ है, बल्कि कहीं ना कहीं सिचुएशन को और इग्नाइट करने की कोशिश। आपने ब्रिटेन की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की यहाँ पर बात करी है, एडवांटेज की बात करी है, तो बेलारूस को देखते हुए रशिया के पास बहुत बड़ी एडवांटेज है। और बेलारूस सर इतना इंपॉर्टेंट उस लिहाज से जहां रूस की ये तैयारी उस एग्रेशन का एक बहुत बड़ा संकेत देती है। बिल्कुल। देखिए, युद्ध की शुरुआत भी उसी मंच से हुई थी। बेलारूस को यूज किया गया था। Exactly. और बेलारूस का सामरिक समीकरण, जो भौगोलिक स्थिति हम देखते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है रूस के लिए। वो 3 नाटो देशों से उसकी सीमाएं मिलती है। यूक्रेन से 700 किलोमीटर की सीमाएं मिलती है। तो इस तरीके से, और बेलारूस पूरी तरह से एक मात्र ऐसा देश जो युद्ध को अपना समझ कर लड़ रहा है, तो निश्चित रूप से रूस के लिए भी महत्वपूर्ण है। और यूक्रेन के साथ जो समीकरण उभर कर सामने आ रहे हैं, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। उसका खामियाजा भी बेलारूस को झेलना पड़ रहा है। जो पश्चिमी देशों के द्वारा जो प्रतिबंध लगाए गए, वो उसी रूप में लगाए गए जैसा कि रूस के विरुद्ध लगाए गए। तो ये समीकरण तब तक चलता रहेगा जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि ये लड़ाई रूस और यूक्रेन की है ही नहीं, ये लड़ाई तो रूस और अमेरिका की है। और सर, आपने ये बात कह दी है, सॉरी टू बटन, ये लड़ाई रूस और यूक्रेन की नहीं है, लेकिन कौन किसके साथ है ये जानना समीर बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी आधार पर आगे हम ये चर्चा करेंगे। सबसे पहले बता देते हैं कि आखिर कौन किसके साथ है। बिल्कुल। और हम अपने दर्शकों के सामने अब वो जानकारी रखने जा रहे हैं, क्यों हमने यहां पर अपने मेहमानों को 12 देशों के 12 राजदूतों और जानकारों को 2 ग्रुप्स में बांटा है। ये भी आप समझ जाएंगे कौन किसके साथ। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के साथ हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा मामला डामाडोल सा नजर आता है। अमेरिका है किस तरफ? जैसा कि सज्जनहार साहब ने कहा कि अमेरिका की तरफ है। चीन, शी जिनपिंग
पूरी तरह से रूस के साथ खड़े नजर आते हैं। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया की तिकड़ी साफ तौर पर नजर आती है, और इसमें अगर ईरान को भी ऐड कर लिया जाए तो ईरान भी रूस के साथ, रूस के पक्ष में खड़ा नजर आता है। और ईरानी ड्रोन्स ने रूस के लिए कितना फायदा पहुंचाया है ये भी हम जानते हैं। हालांकि जिस तरीके से आपने ब्रिटेन को लेकर भी एक तस्वीर यहां पर देखी, ब्रिटेन का ये सहयोग किस तरीके से पुतिन के निशाने पर आ रहा है। बेलारूस को लेकर मैंने सवाल किया, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, और यहीं पर की गई पुतिन की ये तैयारी, बेलारूस में की गई तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो कि रूस के साथ है। और वहीं जर्मनी का ये सहयोग जो यूक्रेन को मिल रहा है, समीर, हम देख चुके हैं किस तरीके से जर्मनी भी सीधे रूस के टारगेट पर आ चुका है। आज अमेरिका पीछे होता हुआ नजर आ रहा है, यूरोप आगे होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बल पर ऐसा लग रहा है कि ज़ेलेंस्की जंग में डटे हुए हैं। क्या ऐसा ही है? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जब जो बाइडेन, पहले जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, जब वो गए थे कीव में पोलैंड से, तो उन्होंने कहा था अमेरिका विल बी विद यूक्रेन फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स। मतलब हम हर हद तक यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे। पर ये पासा बिल्कुल पलट गया जब डोनाल्ड ट्रंप आए उसमें। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक कि एक सप्ताह तक ना कोई हथियार दिए, ना कोई इंटेलिजेंस दी यूक्रेन को, जिसकी वजह से रूस काफी हद तक यूक्रेन की धरती पर कब्जा कर पाया। तो आजकल यही प्रतीत हो रहा है, जो यूरोप तो बिल्कुल साथ है यूक्रेन के, और ऐसा भी है यूक्रेन ने जब ये वाली 1 जून को इतने सारे हमले किए होंगे एयर बेसिस पर, जी, उनको इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ी होगी। परंतु ऐसी खबर है जो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इत्तला भी नहीं दी। तो मैं समझता हूं इससे बड़ा ह्यूमिलिएशन अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के लिए और कुछ नहीं। हमारे साथ अमिताभ जी मौजूद हैं। अमिताभ जी, ये बताइए कि आप पोलैंड का, यहां पर हम पोलैंड के बारे में भी आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन अब तो बातें यहां तक होने लगी है कि रूस जो है वो बाल्टिक देशों पर हमला कर सकता है, कब्जा कर सकता है, लिथुआनिया, एस्टोनिया, इन सारे देशों की भी बात हो रही है। क्या बात यहां तक पहुंच गई है? अब वो मकाम आ चुका है क्या? देखिए, रूस ने बहुत पहले क्लियर कर लिया था कि वो किसी भी देश पर अटैक नहीं करना चाहता है, और यूक्रेन पे भी लास्ट रिसोर्ट में किया, क्योंकि पूरी तरह से नेटो ने उनको घेर लिया था। लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, जो 3 बाल्टिक स्टेट्स हैं, वो अपने आप को इस समय सबसे ज्यादा वल्नरेबल मान रहे हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली कभी सोवियत यूनियन और उसके पहले ज़ारशाही वहां रही थी। लेकिन पोलैंड, जो यूरोप की सबसे बड़ी आर्टिलरी और इन्फेंट्री पावर रखता है तुर्की के बाद, नेटो का सदस्य है, वो भी हिस्टोरिकली यही कहता है कि हमें अगला निशाना पोलैंड होगा। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने स्पष्ट कर दिया था कि उनका एनेक्सेशन जो है वो यूक्रेन को और उस भूमि को है जिस पर रूसी रह रहे हैं। लेकिन बात बढ़ते बढ़ते अब यहां तक आ गई है कि अब पोलैंड ही नहीं, अब अमेरिका को भी लगने लगा है। फ्रांस तो मानता ही है कि किसी भी समय यूरोप पर अटैक होगा तो फ्रांस पर अटैक होगा, इंग्लैंड पर अटैक होगा। कहने का मतलब है पूरे तरह से इनसिक्योरिटी का एक कहिए एक बीमारी पूरे यूरोप में फैल गई है, और सबसे ज्यादा वल्नरेबल अपने आप को इस समय बाल्टिक स्टेट्स और पोलैंड पा रहे हैं। और पोलैंड इस समय सबसे ज्यादा वोकल भी है। हम कहते हैं न्यू यूरोप, जो यूरोप के पार्ट जो सोवियत संघ से हटकर या आयरन कर्टन से हटकर नए राज्य बने थे, उनमें सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटी है। हालांकि रूस का वैसा कोई इंटेंशन नहीं है, और इससे रूस को घाटा ही हुआ है। फिनलैंड, स्वीडन दोनों उसके सदस्य बन गए नेटो के, जो पहले कभी नहीं थे, और फिनलैंडाइजेशन की एक नीति थी। एक चीज और अभी तक हमने नहीं देखी थी कि किस तरीके से इस जंग में ड्रोन ने वॉर की परिभाषा को ही बदल दिया है। आपकी बात सही है, लेकिन ड्रोन की तक ही ईरान का विश्व में जो सक्रियता है वो सीमित नहीं है। वो चीन को अपना 90% तेल बेचता है, और चीन के साथ उसके अच्छे संबंध हैं। नॉर्थ कोरिया से टेक्नोलॉजी का, मिसाइल का हो या न्यूक्लियर वेपन्स का हो, उसके साथ सहयोग है। और इजराइल के साथ जो उनका 36 का आंकड़ा है वो आपको पता है। और अमेरिका के साथ जिस तरह से वो वार्तालाप कर रहा है न्यूक्लियर एग्रीमेंट को रिवाइव कराने के लिए, वो भी किसी भी तरफ जा सकता है। अगर उल्टी तरफ जाता है तो सैनिक हमला हो सकता है ईरान के ऊपर, और उसका परिणाम बताना काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन खाड़ी के और देशों पर ईरान बदले की कार्रवाई कर सकता है। दूसरी ओर अगर ईरान और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियाई हथियारों को लेकर के या न्यूक्लियाई एनरिचमेंट को लेकर के कोई समझौता होता है, और अमेरिका और ईरान फिर से एक साथ आते हैं, तो वो खाड़ी पर
अमेरिका का वर्चस्व सऊदी, इमारात, कुवैत और ईरान सब तरफ एक तरह से कायम हो जाएगा। बड़ी बात सर यहाँ समीर सर ने बता दी है, जिसमें इंपॉर्टेंट है वो लास्ट कोट अनकोट करना कि क्या ईरान और अमेरिका कभी साथ आएंगे। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.